डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना ले ही रहा था मैं, जब नीलू की चीख गूंजी और मेरे हाथ से खाना छूट कर गिर गया। मैं सब छोड़ छाड़ कर वापस ऊपर भागा और जाकर देखा तो नीलू पागलों की तरह छटपटा रही थी, तड़प रही थी। हाथ पैर ऐसे मार रही थी जैसे उस पर किसी ने तेजाब डाल दिया हो। आंखें उसकी उलट चुकी थी, आंखों की पुतलियां ऊपर उठते उठते आंख का सिर्फ सफेद हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसे पकड़ने जाता तो वो मुझे उठाकर किसी बच्चे की तरह धक्का देकर फेंक देती। पूरे कमरे का सारा सामान इधर उधर करके फेंक दिया था नीलू ने। आखिरकार मैंने फिर से वही किया। एक बाल्टी में जल्दी जल्दी फ्रिज में रखा, बड़े पतीले का पानी डाला और सीधे जाकर नीलू पर फेंक दिया। और पानी नीलू के बदन पे पड़ते ही ऐसे धुआं उठा जैसे जलते कोयले के अंगार पर किसी ने पानी फेंक दिया हो। पूरे कमरे में धुआं भर गया और कैसे एक अजीब सी जली जली सी महक आने लगी। और उसी कोहरे जैसे धुएं में से नीलू चलती हुई मेरे पास आई और एक अजीब सी आवाज में हंसती हुई मेरे गले पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, आज तमाशा यही नहीं रुकेगा। आज तो सवेरे तक खेल खत्म करना है। इतना कह के नीलू वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने उसे उठाया और लाकर पलंग पर लिटाया। नजर घड़ी पर गई तो देखा घड़ी में ठीक 9:15 बजे थे। रोज यही होता था, ठीक 9:15 पे ही। मेरा नाम प्रत्युष है। 1 महीने से यह दौरा रोज पड़ता था मेरी नीलू को। डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत बुरा हाल था मेरी नीलू का। 1 महीना हो चुका था, लेकिन उसे भूख नाम की चीज ही नहीं थी। कैसे अकेले अकेले सब देख रहा था, मैं ही जानता हूं। शोरूम का सारा काम मेरा मैनेजर और स्टाफ ही देख रहे थे। नीलू के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। 32 की उम्र में वो अचानक 62 की लगने लगी। पूरे बदन में इतने दिनों की बीमारी से जैसे न तो खून था न मांस, लेकिन ताकत पागलपन की बहुत थी उसमें। मेरे बस का नहीं था नीलू को अकेले छोड़कर जाना। कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन घर से बाहर पैर रखते ही नीलू का चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता था। उसकी मां भी अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, 2 दिन रुकी भी थी, लेकिन उसके बाद तीसरे दिन मैं आया तो देखा एक चिट्ठी छोड़कर चली गई थी कि उन्हें जाना पड़ा अचानक, क्योंकि मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी। मैंने 1-2 बार फोन भी किया, लेकिन न किसी ने उठाया और ना ही कोई कॉल बैक आया। परेशान मैं खुद भी इतना था कि समझ नहीं आ रहा था करूं तो क्या करूं। पूरे घर में कितनी भी साफ सफाई कर लूं, लेकिन एक सड़ी सी बदबू भरी हुई थी, जैसे कोई जानवर सड़ रहा हो आसपास। पूरा घर मैंने छान मारा, लेकिन कहीं भी मुझे कुछ नहीं मिला। अब नीलू बेहोश थी तो सोचा थोड़ी देर लेट लूं मैं भी। और जैसे ही मैं लेटा तो एक आवाज मुझे किचन से सुनाई दी। किचन में इस वक्त ये कैसी आवाज है? मैं तुरंत उठा और जाकर देखा तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन वो ईंटें घिसने की आवाज ठीक शायद किचन के सिंक के नीचे से आ रही थी। मैं सीधे वहीं गया और देखा फर्श के मार्बल हिल रहे थे। मैं एक पल को वहीं ठिठक गया, लेकिन फिर एक डंडा लेकर धीमे धीमे वो हिलता हुआ मार्बल उठाया तो उसमें से चुचुंदर और कुछ बड़े चूहे निकलकर भागे।
उनके मुंह में घिनौने से टुकड़े थे किसी चीज के। शायद मैं जानता था वो क्या था। मैंने और एक दो मार्बल हटाए तो घिन के मारे मेरा हाथ अपने आप मुंह पर गया और किसी तरह सिंक तक जाकर मैंने उल्टी की। उन मार्बल्स के नीचे मेरी सास की लाश दबी पड़ी थी, जो कुछ दिन पहले यहां रहने आई थी, लेकिन एक चिट्ठी छोड़कर अचानक से गायब हो गई थी। मैंने पुलिस को बुलाने के लिए तुरंत अपना फोन ढूंढा तो फोन जेब में नहीं था। फोन लेने मैं अपने किचन से बाहर निकला तो सामने नीलू खड़ी थी, भारी भारी सांसें लेती हुई, जैसे वो जागी नहीं थी बल्कि नींद में ही थी। मैं बहुत धीमे धीमे दबे पांव उसके पास से निकल जाऊंगा। यही सोचकर उसके पास पहुंचकर जरा नीचे झुका कि चुपचाप निकलकर पहले फोन उठाऊं। घर के अंदर ही हूं तो कुछ भी होगा तो संभाल ही लूंगा। लेकिन मैं जैसे ही नीचे झुका, नीलू ने अपना हाथ जोर से मेरी गर्दन पर मारा और उसी आवाज में चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा था ना, आज तमाशा खत्म होकर रहेगा और इसे खत्म मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नीलू का चेहरा देख रहा था। बस क्या मैंने ठीक सुना था? क्या उसने कहा रहूंगा? मैं सोच ही रहा था जब नीलू मुझे छोड़कर हाथों और घुटनों के बल किचन की ओर किसी जानवर की तरह सूंघती सूंघती जाने लगी। मैं फोन के बारे में भूलकर नीलू के पीछे पीछे चलने लगा। मेरे सामने नीलू किचन में घुसी और पीछे पीछे मैं किचन के दरवाजे पर जाकर अंदर झांका तो मेरी आंखें अपने आप पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं अपने आप को थप्पड़ मारने लगा ये देखने के लिए कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था। मेरी आंखों के सामने नीलू उन मार्बल्स को वापस अपनी मां की लाश पर डाल रही थी और कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। मैं फ्रिज की ओर बढ़ा पानी निकालने को तो नीलू को जैसे पता चल गया था और वो एकदम से चीखी, आज इसको नहीं फंसने दूंगा तेरे जाल में, आज तो तमाशा खत्म करके ही तब लूंगा मैं। और नीलू ने सामने किचन की रैक पर छुरियों वाले स्टैंड की ओर देखा, लेकिन हमारे घर की सारी छुरियां धारदार चीजें जिनसे किसी भी तरह का नुकसान हो सके वो सब मैं पहले ही फेंक चुका था। गैस कनेक्शन भी कटवा रखा था। खाना रोज बाहर से आता था क्योंकि ठीक 3 हफ्ते पहले जब इन सब की शुरुआत हुई तो उस समय 1 हफ्ता ही हुआ था। तब एक रात मैं कई दिनों से नींद पूरी ना होने की वजह से बैठे बैठे ऊँघ रहा था जब अचानक मुझे खटर पटर सुनाई दी और उसके बाद नीलू की हंसी। मैं भागा कमरे से बाहर तो किचन में ही आकर देखा नीलू के एक हाथ में छुरी थी, एक में ब्लेड और पूरे बदन पर उसके कटे कटे निशान थे। खून बह रहा था और किचन में गैस का नॉब ऑन रखकर नीलू जैसे इंतजार कर रही थी कि कब एक चिंगारी भड़काए और पूरे घर को उड़ा दे। मैं तुरंत चिल्लाया, नीलू क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? और भागकर मैंने किचन की खिड़की खोलकर गैस ऑफ की। लेकिन उतनी ही देर में नीलू छुरी लेकर मेरे पीछे तक आ चुकी थी। मेरे कंधे पर जरा सी खरोंच तो आई, लेकिन मैं किसी तरह बच गया और काफी देर तक उसे संभालने के लिए गुत्थम गुत्थी होती रही और आखिरकार
आखिरकार नीलू बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं नीलू के ऊपर पानी जितनी देर में गिराता उतनी देर में नीलू मेरे ऊपर कूद कर चढ़ चुकी थी। मुझ पर चढ़कर नीलू मेरा गला घोट रही थी, मेरा दम निकल रहा था, मेरी आंखें उलट रही थी। अगर गर्दन के ऊपर नीलू का हाथ सांस घोट रहे थे तो गले के अंदर भी किसी ने जैसे सांस की नली पकड़ रखी थी। सांस जब बिल्कुल नहीं आ रही थी तो मेरा चेहरा भी नीला पड़ने लगा था और किसी तरह अपने बदन की बची खुची ताकत, हर आखिरी कतरा खून का संजोकर मैंने एक जोरदार धक्का नीलू को मारा और तुरंत किचन से बाहर भागा। नीलू मेरे पीछे पीछे वही डंडा लेकर दौड़ी जिससे मैंने मार्बल्स हटाए थे। मैं सीधे करके बाहर भागा और दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। सीधे बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी के पास तक भागा ताकि वो पुलिस को बुला सके। दरवाजे पर अंदर से नीलू उसी आवाज में चीखती हुई लाठी बरसाई जा रही थी। वो रुक ही नहीं रही थी। मैं भागते हुए नहीं, बिल्कुल जैसे उड़ते हुए बिल्डिंग के नीचे पहुंचा और सिक्योरिटी से पुलिस को बुलाने को कहा। उसने भी घबराकर तुरंत फोन किया और पुलिस को बुलाया। पास की चौकी से 2 कांस्टेबल्स 10 मिनट में मेरे घर आ गए और मेरे घर में लाश की बात सुनकर वो मेरे साथ ऊपर पहुंचे। दरवाजे की कुंडी खोली और सामने देखा तो पूरे घर का सामान उथल पुथल हो रखा था। नीलू के रोने की आवाजें अभी भी आ रही थी और मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ था कि पता नहीं कमरे में घुसते ही क्या देखने को मिलेगा। घबराता हुआ मैं पुलिस वालों को चुप रहने का इशारा करता हुआ आगे बढ़ रहा था और तभी कदमों से चलने को कह रहा था और ठीक दरवाजे के पास जाकर मेरे कदम रुक गए। मेरे सामने से दोनों कांस्टेबल्स दरवाजे से अंदर गए और मैं अपने आप को आईने में देखता ही रह गया। दाढ़ी ऐसी बढ़ी हुई थी मेरी कि जैसे 3-4 महीनों से शेव नहीं किया था। कपड़े फटे फटे से थे। हाथ पैरों की रंगत पूरी तरह से बदली हुई थी। कमजोर लग रहा था। खुद को देखकर जैसे ठीक से खाना ना खाया हो, पता नहीं कब से। और आंखें ऐसी धंसी हुई थी जैसे कब से मैं सोया नहीं हूं, ऐसा लग रहा था। मैं खुद को देख ही रहा था कि जब अंदर से नीलू की रोते रोते पुलिस वालों से बातचीत की आवाज आई। थैंक यू हवलदार साहब, थैंक यू सो मच। आज मेरी ही गलती से मेरे पति बाहर निकल गए। इनके हाथ पैर बांध के रखना पड़ता इन्हें। पता नहीं पागलपन में कब किस पे हमला कर दे। एक अकेली औरत के लिए काम और घर दोनों संभालना कितना मुश्किल है, आप समझ ही सकते हैं। और ये आखिर मेरे पति हैं तो इन्हें छोड़ भी नहीं सकती ना। मैं उसे देखता ही रह गया और मुझे दोनों कांस्टेबल्स ने पकड़कर मेरी पागल खाने वाली जैकेट मुझे पहनाई और कमरे में वापस बंद कर दिया। नीलू खुशी खुशी उन्हें बाहर छोड़कर आई और मुझे खाना खिलाकर दवा खिलाई और नींद की गोलियां दे दी। मैं रोज की तरह दवाओं के असर से सोने लगा। सोते सोते नीलू मेरे करीब आई, प्यार से मुझे माथे पर चूमा और उसने उसी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, आज तमाशा खत्म। जैसे ही नीलू ने मेरे कानों में ये बात कही, मेरी नींद की बेहोशी टूट तो गई, लेकिन इतनी भारी दवाओं का सुरूर तो था ही थोड़ा। नीलू कमरे से बिल्कुल किसी मर्द की तरह चलती हुई निकल गई। पूरे घर में इस वक्त एक बार फिर से सड़ी हुई लाश की बदबू फैली हुई थी। मेरे हाथ तो पागल खाने वाली जैकेट में बंधे थे, तो हाथ मेरे
हिल ही नहीं सकते थे। लेकिन शायद जानबूझकर मेरे पैर नहीं बांधे थे आज। मैं किसी तरह उठा और फिर गिरते पड़ते कमरे से निकला, कोई आवाज किए बगैर। मैं किसी तरह किचन तक पहुंचा और साफ साफ मुझे समझ आ रहा था कि कुछ महक रहा था। जाते जाते ही महक तेज हुई तो समझा कि कुछ और नहीं, केरोसिन था। किचन के पास जैसे ही पहुंचा तो एक कदम और बढ़ाऊं इससे पहले ही मेरे पैर में कुछ लगा, जिससे मैं गिर पड़ा। अपने मुंह के बल बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी में गिरा। लेकिन हल्का सा होश जैसे ही आया तो समझा कि फर्श पर पानी नहीं, केरोसिन था पूरे फर्श पर। इसका मतलब अभी तक केरोसिन छिड़क रही थी नीलू। पलट के देखा तो दरवाजे पर नीलू ही थी, जिसने पैर पर लंगड़ी मारकर मुझे गिराया था। पूरे का पूरा केरोसिन में भीगते ही नीलू हल्के से हंसी और उसी आवाज में बोली, सर करते नहीं थकता था मैं आपको। आपका मैंने हर काम किया, कभी किसी काम को ना नहीं कहा। आपके शोरूम का काम हो या घर का। लेकिन आप तो राक्षस से भी बदतर निकले। मेरी बहन को नहीं छोड़ा और जब मैं इंसाफ मांगने आया तो कहा मैं तमाशा कर रहा हूं। आज ये तमाशा हमेशा के लिए यहीं खत्म होगा। मुनाफ मेरे शोरूम में काम करता था। अच्छा लड़का था, सब कुछ टाइम पर कर देता था। हमेशा सारी चीजें जगह पर होती थी। लेकिन गलती मेरी ही थी। वो अपनी बहन को लेकर नौकरी के लिए मेरे पास आया था। वो मेरे पास आई, फिर बातचीत शुरू हुई और धीमे धीमे हम दोनों बाहर मिलने लगे। एक दिन मैं उसे अपने एक दोस्त के घर भी ले गया और फिर उसके एक हफ्ते के बाद उसने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। मैं करता भी तो क्या, घबरा गया था। मैंने उसके फोन उठाने बंद कर दिए, मैसेजेस के रिप्लाई देने बंद कर दिए। मुनाफ को कुछ नहीं पता था, लेकिन कहीं से मेरा कोई मैसेज मिल गया था उसे। लड़का अच्छा और शरीफ था तो बिना किसी बवाल के सीधे मेरे पास आया तो मैंने भी कह दिया, एक बार तेरी बहन का इंटरव्यू क्या ले लिया तो यही तमाशा करने लगा। नौकर है, नौकर की तरह रहे, वरना यहां से निकाल दूंगा। कहीं और भी नौकरी नहीं करने दूंगा, समझा? तमाशा बना रखा है तुम सबने। मुनाफ की बहन ने अगली सुबह आत्महत्या कर ली। मुनाफ जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मेरे शोरूम के सामने उसने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। बहुत खर्चा करके मैंने बात को दबा दिया था, लेकिन भूल गया था कि बात दब सकती है पर आवाज नहीं। मेरी नीलू मेरी आंखों के सामने माचिस की एक तीली जलाई और उसने फर्श पर गिरा दी।